आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बेसिक कैरेक्टर के अगले लेक्चर की तरफ। देखिए, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं साइक्लिक एंड एसाइक्लिक अमीन, कि यदि हमारे पास कोई एक साइक्लिक अमीन हो और यदि हमारे पास कोई एक ओपन चेन अमीन हो, तो उस केस में हमारे पास बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा, उस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर मुझे आपको एक और इसी के अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं किन किन के बीच में यहाँ पर बेसिसिटी डील कर रहा हूँ। इस तरीके से आपके पास ये क्या है, एसाइक्लिक अमीन है और यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ये है आपके पास साइक्लिक अमीन। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ये एसाइक्लिक अमीन है और ये क्या है, साइक्लिक अमीन है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इन दोनों में ही नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो इन दोनों में बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो अब अगर आप सोचोगे तो आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलना पड़ेगा, तो आप इस पॉइंट को समझो। देखो, यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एसाइक्लिक अमीन होती हैं, उस एसाइक्लिक अमीन के केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है अमीन इन्वर्जन। सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, या कभी कभी अमीन इन्वर्जन को ही हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग। अब आखिरकार आप पूछोगे सर ये होता क्या है, तो सुनिएगा, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। इस वाले केस में मान लो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल की ही बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में ये जो अमोनिया लाइक मॉलिक्यूल है, तो ये अपनी फ्लिपिंग करता रहता है। ये फ्लिपिंग कैसे होगी, सबसे पहले यह अपने एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा और इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो, पहले ये पिरामिडल था, अब पिरामिडल से ये क्या चुका है, प्लेनर हो चुका है और यहाँ पर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और फिर ऐसे होने के बाद, इस ट्रांजिशन होने से गुजरने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फ्लिपिंग देखने को मिलेगी। अगर आप जरा ध्यान से इन तस्वीर को देखोगे, मतलब इस तस्वीर को और इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखो, तो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम या एटम नीचे थे वो अब कहाँ चुके हैं, फ्लिप करके ऊपर आ चुके हैं। तो इसी को हम नाम देते हैं इन्वर्जन या फिर फ्लिपिंग। अब इसको अम्ब्रेला फ्लिपिंग क्यों कहा गया है, आप जब बारिश में जाते हो और बहुत तेज हवा आती हो तो कभी कभी जो छाता नीचे की तरफ होता है वो पूरा ऊपर की तरफ हो जाता है। तो बेसिकली वही जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अब इस अमीन इन्वर्जन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, फ्लिप करेगा बार बार तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम तो यहाँ पर जो इसकी डोनेशन अवेलेबिलिटी होगी, डोनेशन एबिलिटी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो हम कह सकते हैं कि जो साइक्लिक अमीन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू एसाइक्लिक अमीन। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो साइक्लिक अमीन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू एसाइक्लिक अमीन, क्योंकि अब देखो साइक्लिक अमीन के केस में यहां पर ये सिस्टम कैसा बन गया, रिजिड बन गया। और रिजिड बन जाने से अब यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का इन्वर्जन या फ्लिपिंग नहीं है। देखो फ्लिपिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या है, रोटेशन पॉसिबल होता है। आपको पता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होगा। ये सिस्टम रिजिड नहीं है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ ये सिस्टम लॉक्ड नहीं है, लेकिन ये सिस्टम क्या है, लॉक्ड सिस्टम है। और लॉक्ड सिस्टम की वजह से यहाँ पर आपके पास बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों की बेसिसिटी पर कमेंट करूं तो हम बोलेंगे कि सर इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और इसकी बेसिसिटी कम होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जब भी आपको एसाइक्लिक अमीन और साइक्लिक अमीन में कंपैरिजन की बात करता है तो आप सबसे पहले देखना क्या वहां पर डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता। हर कोई ये तो बताता है कि फ्लिपिंग होगी, अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा इन केस ऑफ एसाइक्लिक, लेकिन ये जो बात बता रहा हूं कि आखिरकार लगाएंगे कब, किस केस में लगाएंगे, तो जब हमारे पास डिग्री ऑफ नाइट्रोजन इज सेम,
तब उस केस में हम बोलेंगे जो साइक्लिक अमीन होती है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एसाइक्लिक। तो कुल मिला के हम यहाँ से अपना एक और कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जैसे मैं रिजिडिटी बढ़ाऊंगा सिस्टम में, जैसे जैसे क्या करूंगा, मैं सिस्टम में रिजिडिटी इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे वहां पर सिस्टम में जो बेसिसिटी होगी वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब रिजिडिटी बढ़ाने से मतलब क्या है, सिस्टम को मैं कैसा बनाना चाहता हूं, लॉक्ड सिस्टम बनाना चाहता हूं। और लॉक्ड सिस्टम बनाने की वजह से वहां पर जो होगा वो अमीन इन्वर्जन एक तरीके से ना के बराबर हो जाएगा। और अगर अमीन इन्वर्जन ही नहीं होगा तो उस केस में हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि उस केस की बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब मैं कुछ और एक दो एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताना किसकी बेसिसिटी ज्यादा और किसकी बेसिसिटी कम। तो हमने अभी तक ये सीखा है जो साइक्लिक अमीन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है और एसाइक्लिक अमीन कम बेसिक होता है ड्यू टू अमीन इन्वर्जन। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ ET ट्वाइस NH और आपके पास इस तरीके से एक क्या है, साइक्लिक अमीन है, तो इन दोनों में से इनका जो केवी वैल्यू होगा वो किसका ज्यादा होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखो क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया, आपसे केवी पूछ रहा है तो हमें पता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी होता है। तो कुल मिला के आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है। हमें पता है ये वाला जो अमीन है वो एसाइक्लिक है और ये वाला जो अमीन है वो साइक्लिक है। और हमें ये भी पता है एसाइक्लिक अमीन में अमीन इन्वर्जन के कारण बेसिसिटी कम होगी, तो केवी वैल्यू सेकंड की ज्यादा होगी और फिर फर्स्ट की होगी। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मान लो आपके पास इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं और यहां पर NH2 है और इस तरीके से यहां पर NH है। ये पहले वाला ही सवाल है, लेकिन अब इस सवाल में मैं थोड़ा सा यहां पर बदलाव करता हूं और वो बदलाव कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। हमें अभी तक एक बात समझ में आई है कि साइक्लिक वाला ज्यादा होगा, एसाइक्लिक वाला कम होगा। लेकिन अब बोलोगे सर ये दोनों ही साइक्लिक हैं, इन दोनों ही नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक पॉइंट समझना है कि जितनी ज्यादा सिस्टम में रिजिडिटी होती है, जैसे जैसे हमारे पास सिस्टम की रिजिडिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास वहां पर बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका कारण क्या है, सिंपल सी बात है, रिजिडिटी इंक्रीज कर जाने से यहाँ पर जो आपका फ्लिपिंग होगा वो फ्लिपिंग क्या हो जाएगा, एक तरीके से ना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पास साइक्लिक होती हैं उनमें भी चेयर फॉर्म होती है, आपने स्टोइकोमेट्री पढ़ी होगी। तो इस वाले पॉइंट में अगर हम बात करें, इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इस वाले केस में सबसे ज्यादा रिजिडिटी है। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा रिजिडिटी है क्योंकि ये दोनों दो रिंग से है। तो हम बोलेंगे थर्ड वाले की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, और इन दोनों में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वही सेम कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरीके से मैं रिंग बना देता हूं, यहां पर दो N और यहां पर ऐसे, और एक रिंग और बनाता हूं मैं इस तरीके से N और यहां पर एक रिंग और मैंने ऐसे बना दी। अब मेरा आप लोगों से सवाल फिर से वही है कि बताइएगा इस केस में ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड है, इनमें बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे सर ये तीनों ही साइक्लिक हैं, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो साइक्लिक वाला होता है जिसकी रिजिडिटी ज्यादा होती है, तो हमें पता है कि इस वाले में ये केज लाइक स्ट्रक्चर है। देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन बैठा है, ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर में भी जब हम एटम को अच्छे से फिट कर सके तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे ज्यादा होती है तो वहां पर रिजिडिटी भी ज्यादा होती है, और रिजिडिटी ज्यादा हो जाने की वजह से हम आसानी से बोल सकते हैं कि थर्ड वाले की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड वाले की, और फिर फर्स्ट वाले की। तीनों ही साइक्लिक अमीन है। देखो हमने अभी तक सिर्फ दो कॉन्सेप्ट समझे हैं। सबसे पहला, अगर एसाइक्लिक और साइक्लिक है तो साइक्लिक वाले की बेसिसिटी ज्यादा, और यदि सभी साइक्लिक हैं तो उसमें हमें देखना है कि जिस सिस्टम की रिजिडिटी ज्यादा, रिजिडिटी का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो नंबर ऑफ रिंग से,
आप रिजिडिटी का मतलब एक तरीके से अपनी जानकारी के लिए समझ सकते हो नंबर ऑफ रिंग, जहां पर वह एटम जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिंग से घिरा होगा उतनी ज्यादा उस सिस्टम की रिजिडिटी ज्यादा होगी। और रिजिडिटी का मतलब सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट अभी भी बताया था, लॉक्ड सिस्टम। जितना ज्यादा सिस्टम रिजिड होता है उतना ही ज्यादा सिस्टम लॉक्ड होता है, और लॉक्ड होने के कारण उसकी फ्लिपिंग क्या हो जाएगी, बहुत कम। अब इसी के साथ मैं एक सवाल और कराना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको बताने जा रहा हूं। देखो मेरा सवाल यह है कि इस तरीके से आपके पास यहाँ पर N है और यहाँ पर H है। मैं ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पर N है और यहाँ पर H है, और यहाँ पर N है, और इस बार मैं H यहाँ नहीं, यहाँ पर रिंग बनाता हूँ। इन दोनों में आपको बेसिसिटी बतानी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर भी ये साइक्लिक है और यहाँ पर भी ये साइक्लिक है। अब आपको रिजिडिटी चेक करनी है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया रिजिडिटी ज़्यादा किसकी होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा होती है, लेकिन इस वाले केस में तो अगर आप मान लो थोड़ा सा अपना अंदर छुपा हुआ ज्ञान भी लगाओ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रिंग ज़्यादा लग रही है। तो सुनना, ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर हिंडर्ड ज़्यादा है। पॉइंट समझना, रिजिडिटी तो है लेकिन साथ साथ हिंडर्ड ज्यादा है। हिंडर्ड का मतलब स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो जिसकी वजह से यहां पर हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन क्या हो पाएगा, कम हो पाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था जितना ज्यादा हिंड्रेंस होता है इन केस ऑफ 3 डिग्री अमीन, तो उस हिंड्रेंस की वजह से H2O वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, तो हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, और प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन पाएगा, और वो बेस ही किया जिसका कॉन्जुगेट एसिड ना बन पाए। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। यहां पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, साइक्लिक है, यहां पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, साइक्लिक है, लेकिन इन दोनों में इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहां पर ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो हिंडर्ड भी है। तो कुल मिला के एंड में एक कंक्लूजन आता है कि हमारे पास वह एटम होना चाहिए जिसकी रिजिडिटी ज्यादा होती है, साथ साथ वहां पर हिंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो कोई नहीं सिखाता, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हिंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये रिजिड तो है लेकिन यहाँ पर हिंडर्ड भी है। तो लोन पेयर मतलब ये एटम वो होता है जहां पर वो रिजिड तो हो लेकिन उसके साथ साथ वो हिंडर्ड भी ना हो। तो इनके कंपैरिजन में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब हम कुछ एक अच्छा सा एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट पे और अच्छे से समझते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। शायद से मुझे नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि ये हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो अच्छे से ही सीखते हैं। हम लोग साइक्लिक, एक साइक्लिक में बात कर चुके हैं और साइक्लिक में भी बात कर चुके हैं जहां पर रिजिडिटी ज्यादा। देखो यहाँ पर जो हम तीनों में कंपेरिजन करेंगे वो हम कंपेरिजन ऐसे करते हैं। सबसे पहले A एंड C में कंपेयर करते हैं किसका ज़्यादा होगा, और फिर हम B और C में कंपेयर करते हैं। A B C में कंपेरिजन एक तरीके से सही नहीं रहेगा, वैल्यूज वगैरह भी होनी चाहिए। तो आप A और C का कंपेरिजन कर सकते हो और B और C का कंपेरिजन कर सकते हो। तो सुनो, आप जब A और C का कंपेरिजन करोगे तो क्या बोलोगे, सर देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये एक तरीके से रिजिड सिस्टम है, बिल्कुल। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी एक रिजिड सिस्टम है, लेकिन मैंने अभी समझाया ये रिजिड होने के साथ साथ ये कैसा सिस्टम है, ये लॉक्ड सिस्टम, ये हिंडर्ड सिस्टम भी है। मतलब यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये ज़्यादा अच्छे से रिजिड सिस्टम है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि रिंग भी ज़्यादा है, लेकिन साथ में हम बोलेंगे इस वाले केस में हिंड्रेंस भी ज़्यादा है तो प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम बोलेंगे A और C में A की बेसिसिटी ज़्यादा होगी और फिर C की। अब हम बात करते हैं B और C। ये एग्जाम्पल अपने आप में इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये ग्वानिडीन टाइप का है, बिल्कुल ये ग्वानिडीन टाइप का है। और ग्वानिडीन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कैसा है, एसाइक्लिक है। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये वाले में कंपैरिजन कर रहे हो तो ये कैसा है, साइक्लिक है। लेकिन साइक्लिक होने के साथ साथ रिजिड तो है, लेकिन ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हिंडर्ड होने की वजह से प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पर प्रोटोनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो फैक्टर्स क्या डोमिनेट करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो तो एकदम सही पढ़ा है कि साइक्लिक वाला है, लेकिन आपको मैंने वहां पर बताया भी तो है कि ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कब कौन सा डोमिनेट कर जाए। क्योंकि
यहाँ पर हिंडर्ड ज़्यादा है तो प्रोटोनेशन कम होगा, बल्कि ये क्या बोलता है, मेरे में कोई हिंड्रेंस वगैरह नहीं है, प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा तो बल्कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस वाले का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B इज ग्रेटर देन C। मतलब इस सवाल को मैं आपको बताना चाहता था, ये वाली वो बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, डरने वाली बात नहीं है। आपके IIT JEM तक के लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, ना ही IIT में ना ही नीट में, लेकिन फिर भी क्यों सीख रहे हैं, मैंने फिर बोला कॉन्सेप्ट एक बार ही सीखने हैं तो अच्छे से सीखिए, ये बात हो चुकी है। अब सवाल करते हैं इसकी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, दोनों ही नाइट्रोजन क्या है, रिजिड है, एकदम बिल्कुल सही बात है, प्लस दोनों ही नाइट्रोजन क्या है, हिंडर्ड है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब दोनों में से आपको अगर बेसिसिटी बतानी है तो आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन बैठे बैठे इसके माइनस आई लगा रहा होगा, और माइनस आई लगाने की वजह से बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम बोलेंगे इस वाले की बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके। अब क्योंकि कंपेरिजन अपने बराबरी वाले से हो रही है तो मैं इसकी बेसिसिटी ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने केसेस में क्या किया, इसको बहुत पीछे रखा हुआ है। रीजन क्या था, क्योंकि वहां पर रिजिड होने के साथ साथ हिंडर्ड है। तो कुल मिला के अगर मैं कॉन्सेप्ट को समराइज करूं तो कॉन्सेप्ट हमारे पास इतना सा होता है कि जो एसाइक्लिक और साइक्लिक है तो साइक्लिक वाले की बेसिसिटी ज्यादा, क्योंकि उसमें अमीन इन्वर्जन या अम्ब्रेला फ्लिपिंग नहीं होती। दूसरा, यदि साइक्लिक है तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग होती है उतनी ज्यादा रिजिडिटी होती है, उतना केज-लाइक स्ट्रक्चर होता है, उतना ज्यादा वहां पर उसकी स्टेबिलिटी होगी और बेसिसिटी भी होगी। और अगर कुछ एक ऐसा केस आ जाए तो जहां पर रिजिड के साथ साथ हिंडर्ड भी है तो उसकी बेसिसिटी अपने आप कम हो जाती है एज कंपेयर टू एसाइक्लिक वाले से। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे ना लिखकर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, तो अब आप बोलोगे पता नहीं ये कौन सा स्ट्रक्चर आ चुका है। अरे बात तो वही है ना, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, देखो बात वही कैसे है। और आप गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 गिनते इसमें। अगर मान लो मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए और 7 ही हो गए, देखो एकदम इसकी तरह दिख रहा है। तो इस तरह से भी लिखा लिखा कभी आ सकता है। तो ये बात तो हमारे पास हो चुकी है सारी की सारी साइक्लिक और एसाइक्लिक के बारे में। अब हम अपना एक टॉपिक और बहुत अच्छा सा देखते हैं जिसका नाम है प्रोटॉन स्पंज। वो बस एक छोटी सी थ्योरी है जिसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा और आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन स्पंज। देखो नाम में ही है स्पंज। देखो स्पंज का मतलब होता है एक तरीके से वह चीज जो क्या करती है, सोख लेती है। तो हम कहते हैं स्पंज का मतलब एक तरीके से होता है सोख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा है, मतलब यदि किसी प्रोटॉन से इंटरेक्शन हो तो उसको अपनी तरफ खींच लेना या फिर सोख लेना, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन स्पंज। और सबसे बड़ी बात है यह है सुपर बेसिस होते हैं। देखो एक होते हैं सुपर एसिड्स और एक होते हैं सुपर बेसिस। सुपर एसिड तो आपने HSBF6 सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। ये जो सुपर बेसिस होते हैं, अब इनका किस तरीके से रोल होता है, देखो यहाँ पर मान लो हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो कॉन्जुगेट एसिड से मैंने इस नाइट्रोजन का लोन पेयर देख के यहाँ से जो H+ आएगा इसको लोन पेयर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो हम फॉर्म करते हैं, देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर N पर प्लस आ जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ही आपने कॉन्जुगेट एसिड बनवाया तो यहाँ पर इसके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से इनका जैसे ही प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन होता है ये अपनी तरफ सोख लेते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पॉइंट समझ में आ गया आपको? ऐसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने प्रोटोनेशन करवा दिया, दोनों ही सेम साइट है, और जैसे ही प्रोटोनेशन करवाया तो आप देखोगे तो इनके बीच में क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वाला भी जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो प्रोटॉन स्पंज का बहुत अच्छे बेस की तरह काम करने का रीजन क्या होता है, अगर आप इनका प्रोटोनेशन करवाओगे तो प्रोटोनेशन के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड होता है कॉन्जुगेट एसिड, इसीलिए ये बहुत अच्छे बेसिस की तरह काम करते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको बताना था कि आखिरकार प्रोटॉन स्पंज क्या होता है। आपके लेवल पे इतना ज्यादा सच नहीं है, ये हायर लेवल पे जब आप MSc वगैरह पार कर लोगे, फिर एग्जाम्स होते हैं गेट वगैरह, उस समय पे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था गेट के 2007 में, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे एडवांस GOC के बेसिक कैरेक्टर के लेक्चर को देखना। लेकिन क्यों समय बर्बाद करोगे, आपको इतना सिखा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है।
आपके लेवल पे तो इतना प्रोटॉन स्पंज के बारे में जानते भी नहीं कि आखिरकार प्रोटॉन स्पंज क्या होते हैं, तो हम लोगों ने प्रोटॉन स्पंज सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से एसिड में फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होती है उसी तरीके से बेस में भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होती है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कि आखिरकार बेसिक में या बेसिसिटी के लिए हम कैसे चेक करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपको थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर में याद करवाऊं तो हम क्या बात करते थे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करता है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या करेगा, वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वहां से डिस्प्लेस करेगा, किसको, वीक बेस को करेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो मैं कुल मिला के बताना चाहता हूं कि जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ होगा। और ऐसे ही पूरी की पूरी बात हम एसिडिक कैरेक्टर के टाइम पढ़ते थे कि वहां पर क्या होता था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को, वीक एसिड को हटाता था, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस के सॉल्ट से वीक बेस को डिस्प्लेस कर देगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ। मतलब जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस जहां पर है तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाया करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मान लो मेरे पास मैंने यहां पर Me2NH एक 2 डिग्री अमीन ले लिया और मैं यहां पर एक सॉल्ट ले लेता हूं, और सॉल्ट किसका लेता हूं, MENH3 प्लस, प्रोटोनेशन करवा के ही सॉल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैंने 1 डिग्री अमीन का क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया। अब अगर मैंने 1 डिग्री अमीन का सॉल्ट ले लिया, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं इस रिएक्शन को, तो यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, Me2NH2 प्लस Cl माइनस, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, MENH2। मतलब ये 1 डिग्री अमीन आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 डिग्री अमीन सॉल्ट आ जाएगा। अब आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। आपके पास एक्चुअली हुआ क्या, एक 2 डिग्री अमीन है और यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री अमीन है, और हमें पता है 2 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिसिटी होती है क्योंकि हमें पता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और इसको हम बोल सकते हैं वीक बेस। मतलब हमारी आधी कहानी तो यही खत्म हो चुकी है कि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है कि रिएक्शन फिजिबल है, मतलब रिएक्शन होगी। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस इस वीक बेस के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद का सॉल्ट बना रहा है, और जो कि ऐसा ही पॉसिबल होता है तो हम बोलेंगे यह रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। अब आप चाहें फिजिबल लिखिए या फिर आप चाहें लिखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट वही है। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए फिजिबल यूज करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए नॉट फिजिबल यूज करते हैं। मान लो इन सभी क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको इन सब में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को आइडेंटिफाई करना है और बस इस बात को ध्यान में रखना है जो कि इस कॉन्सेप्ट से आई है। मान लो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, ये आपके पास क्या है, 2 डिग्री अमीन है और सॉल्ट से मतलब नहीं रखना, और ये आपके पास क्या है, 3 डिग्री अमीन है। तो आपको अच्छे से पता है 2 डिग्री अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि रिएक्शन कैसी है, फिजिबल रिएक्शन है। इस वाले केस में कैसी रिएक्शन है, ये फिजिबल रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस। ऐसे ही मैं यहां पर बात करता हूं, देखो यहाँ पे आपको पता ही है SiP लग रहा है, तो आप बोलोगे SiP वाला तो सबसे वीक बेस होता ही होता है, और इस वाले केस में एनिलीन है जो कि ये क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रही है। अगर रिएक्शन वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रही है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट फिजिबल। बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो वीक बेस के सॉल्ट से उसको हटा देता है और खुद जगह ले लेता है, और रिएक्शन की डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ आ जाती है। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, देखो यहां पर PHNH2 है, एरोमेटिक अमीन है, तो मैं बोलूंगा एरोमेटिक अमीन, और इस वाले केस में यहां पर क्या है, एलिफेटिक अमीन। तो हमें पता है जब एलिफेटिक अमीन होती है और जब एरोमेटिक अमीन होती है तो हमारे पास एरोमेटिक अमीन की बेसिसिटी कम होती है, एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है। तो हम ये बोलेंगे रिएक्शन यहां से यहां जा रहा है तो ये वीक बेस है, ये क्या है हमारे पास
स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर भी रिएक्शन क्या होगी, नॉट फिजिबल होगी। मतलब हर एक रिएक्शन में आपको बस ये चेक करना है कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार आपने पता कर लिया, फिर आप ये देखो क्या रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रही है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रही है तो रिएक्शन फिजिबल थी, लेकिन ये कैसी है, नॉट फिजिबल। इस वाले केस में देखो ये क्या है, प्रीडीन है, ये क्या है, प्रीडीन है। अब ये मत बोलना सर हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि सॉल्ट कौन सा है। सॉल्ट हमेशा आयन की फॉर्म में होता है ना यार, और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, पायरोल है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रीडीन और पायरोल में प्रीडीन की बेसिसिटी कम होती है, तो हम बोलेंगे ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये वाला वीक बेस होता है। तो रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी क्या है, फिजिबल है। तो कुल मिला के फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का फंडा एक ही होता है। जैसा आपने एसिडिक कैरेक्टर के केस में समझा था, वैसा ही आपको बेस के टाइम पे समझना है कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो अपने आप को सॉल्ट की फॉर्म में रखना चाहता है। सिंपल सी बात है, जो दुनिया में ताकतवर होते हैं वही उस तरीके से अपने को रखना चाहेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है साइट ऑफ प्रोटोनेशन, कि आखिरकार अगर हमारे पास एक से ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है सिस्टम में तो कहां पर H+ का जुड़ना होगा, तो उसी को बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटोनेशन। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है हमारा साइट ऑफ प्रोटोनेशन। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इवन मैंने ये टॉपिक बीच में कवर भी कर चुका है, लेकिन हमने उसकी हेडिंग नहीं लिखी थी। देखो साइट ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब है यदि किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है तो वहां पर किस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हम सिंपल सी एक बात बोलेंगे, जिस नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होगी, जिस नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे जो हमारा प्रोटोनेशन होगा वहीं पर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास बस इतना सा समझना है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने NH बना दिया और यहाँ पर मैंने NH2 बना दिया और यहाँ पर मैं H+ लेता हूँ। मान लो मैं इसको लिखने का तरीका लिखता हूँ HCl1 इक्विवेलेंट, और इस HCl से क्या आएगा, H+ आएगा, क्योंकि सामने क्या है, बेस। अब आप पॉइंट समझो, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, तो किस पर जाके लगेगा। तो आपको अब ये देखना है जो दोनों ही नाइट्रोजन सिस्टम में अवेलेबल हैं किसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तो हमें पता है ये वाला है, ये कैसा है, 1 डिग्री अमीन, और ये वाला है, ये कैसा है, 2 डिग्री अमीन। तो हम बोलेंगे 2 डिग्री अमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है 1 डिग्री अमीन से, तो हमारे पास जुड़ना भी यहीं पर होगा। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूं, और एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पर प्रीडीन मैंने इस तरीके से बना लिया और यहां पर मैंने इस तरीके से NH2 बना लिया, और फिर दोबारा से वही H+ है, HCl एक इक्विवेलेंट ही है। तो अब आप बताइए इस H+ का मतलब इस H+ का जुड़ना कहाँ होगा, इसी को हम बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटोनेशन। तो इसका जुड़ना वहां होगा जिस नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो हम सिंपल से ये बोलेंगे ये जो नाइट्रोजन है ये प्रीडीन का नाइट्रोजन है, एक तरीके से प्रीडीन है, प्रीडीन, और ये क्या है हमारे पास, एनिलीन है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो एरोमेटिक अमीन होती हैं वो कम बेसिक होती हैं और प्रीडीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखी है। तो इसीलिए प्रोटोनेशन हमारा इस साइड पे होगा। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उस कॉन्जुगेट एसिड को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था पहले पढ़ाया है, तो कहाँ पढ़ाया था। तो सुनो, बहुत ही फेमस एग्जांपल की बात करता हूँ, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर क्या था NH2, और यहाँ पर भी क्या है NH2। याद आया कुछ, ग्वानिडीन। इस सिस्टम में आपके पास 3 नाइट्रोजन अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने X किया था, यहाँ पर Y किया था, यहाँ पर Z किया था, और मैंने बोला था कि सामने से जब H+ आएगा तो ये H+ कहाँ जुड़ेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर जोड़ के दिखाया और मैंने बोला ये कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है अगर इस जैसे ही इसको खाएगा कॉन्जुगेट आपके पास एसिड बनेगा तो आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी NH2। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इस लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो जिसकी वजह से इस जगह पर प्रोटोनेशन होती है। देखो कितनी अजीब वाली बात है कि ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो आप बोलोगे सर ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम बेसिक होगा, तो सुनो, ये वाला sp3 के साथ साथ डीलोकलाइज्ड है, ये वाला sp3 के साथ साथ क्या है, डीलोकलाइज्ड है, उसी के साथ ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जबकि इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से पहले आपको रेजोनेंस फैक्टर यहाँ पे जरूर लगा के देखना है, मतलब हाइब्रिडेशन चेक करने से पहले एक बार ये चेक कर लो कि वो सिस्टम में डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं ये वाली साइट ज्यादा बेसिक है और ये वाली साइट कम बेसिक है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे साइट ऑफ प्रोटोनेशन के मुकाबले। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर होता है। अब मैं आपको कुछ 4-5 अच्छे से क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको मैं समझा देता हूँ और हमारा ये लेक्चर कंप्लीट है। तो अब हम बात करते हैं अपने बेसिक कैरेक्टर के इन लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में और अपनी सारी चीज़ों को समराइज करते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इन एटम्स को एक बार ध्यान से देखना है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ एमाइड टाइप का फील आ रहा है और ये आपके पास गुआनिडीन टाइप का है। तो आपको पता है गुआनिडीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा, सर चलो इसको तो हमने नंबर 3rd बोल दिया बेसिसिटी में, अब इन दोनों की बेसिसिटी में हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो एमी है, यहाँ पर मिथाइल है, तो ये अपना प्लस आई लगा रहा होगा, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होगा। इस वाले सवाल में देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप इतने से सिस्टम को जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एमिडीन टाइप का है और ये आपका अगर सिस्टम जो है वो कैसा है, गुआनिडीन टाइप का सिस्टम है और लास्ट में आपको पता है ये क्या है, पिरिडीन है। और आपको मैंने ऑर्डर बता रखा है नाइट्रोजनस बेसिस का, सबसे ज़्यादा गुआनिडीन होता है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद ये नंबर 2 हो जाएगा और लास्ट में नंबर 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं इस सवाल की। देखो ये सवाल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप देखोगे तो ये पायरोल का डेरिवेटिव है, पायरोल नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये पिरिडीन है, ये क्या है, ये पायरोल है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो एक बात तो पक्की है कि इन तीनों में इसकी बेसिसिटी सबसे कम होने का कारण क्या है, क्योंकि ये पायरोल है और हमें पता है पायरोल की बेसिसिटी सबसे कम होती है। अब दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है कि सर पिरिडीन और पायरोल के डेरिवेटिव में कैसे करेंगे? तो आप दोनों का जब कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। अब जरा अगर आप देखो तो यहाँ पर नहीं होगा, प्रोटोनेशन इस बार यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कैसा है लोन पेयर, लोकलाइज्ड है जबकि ये डीलोकलाइज्ड है। तो आपने प्रोटोनेशन ही गलत जगह करवाया था, तो प्रोटोनेशन जब आपने यहाँ पर करवाया, अब आप देखो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? तो बिल्कुल। तो हम बोलेंगे पिरिडीन के केस में जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ दिस डेरिवेटिव पायरोल के यहाँ पर जो इसका प्रोटोनेशन कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हो करवा के, वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसी की वजह से यहाँ पर ये नंबर 1 आ जाएगा बेसिसिटी में और ये नंबर 2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारे कॉन्सेप्ट लगाने के बाद भी अगर ऐसे सवाल देखने को मिले और आपसे ना हो पा रहे हो तो आप सोचो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये समझो कि पायरोल का सबसे कम है, ये समझ में आ गया, लेकिन इन दोनों में इनका आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, ये कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि यहाँ तो कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। इस सवाल की बात करते हैं। देखो ये आपके पास पिरिडीन है, यहाँ पर ये sp2 एटम पे है और यहाँ पर आप कोई भी नाइट्रोजन एटम ले लो, ये किस पे है, sp3 पे है, तो ये तो यहीं पर आराम से जीत जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके। अब हम बात करते हैं इस वाले केस में, यहाँ पर CF3 है तो माइनस आई लगाएगा, यहाँ पर भी CF3 है तो माइनस आई लगेगा। आपको पता है इस केस में डिस्टेंस पास है, इस केस में डिस्टेंस दूर है, और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इस वाले केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस आई वो ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है ना, और माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप, जितना कम लगेगा उतना बेसिसिटी ज़्यादा होगा। अगर मैं इस लास्ट सवाल की बात करता हूँ तो देखो इसमें यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड अपना माइनस आई लगा रहा है, इसमें यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड अपना माइनस आई लगा रहा है, और इसमें यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड अपना माइनस आई लगा रहा है। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में माइनस आई सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये नंबर 3rd हो जाएगा, ये नंबर 2nd हो जाएगा और ये नंबर 1st हो जाएगा। तो ये सारे ही सवाल अपने आप में सारे बेहतरीन सवाल हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब हम अपने इस लेक्चर को
समराइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया कि साइक्लिक और एसाइक्लिक में किस तरीके से बेसिसिटी चेक करेंगे। फिर हमने साइक्लिक अमीन्स की बात की, रिजिडिटी का फंडा था। फिर वहां पर एक ब्रिज हेड पोजीशन पर नाइट्रोजन था। अभी ब्रिज हेड पोजीशन क्या होती है, सारी बातें मैं आपको ब्रेड्स रूल में समझाने वाला हूं। देखो एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे SIR, ब्रेड्स, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको ओवरऑल पूरा समझ में आएगा GOC के अंदर ही। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि आखिरकार हमारे पास प्रोटॉन स्पंज क्या होता है। फिर हम लोगों ने फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखी और एक टॉपिक देखा साइट ऑफ प्रोटोनेशन, कि आखिरकार यदि किसी सिस्टम में एक से ज्यादा नाइट्रोजन आइटम अवेलेबल है तो प्रोटोनेशन कहां होगा, मतलब H+ का जुड़ना कहां होगा। और फिर हमने ये कुछ बेहतरीन सवाल देखे। इतना हमारा बेसिक कैरेक्टर होता है कंप्लीट। अब आपको इतने ज़्यादा सवाल करने की, इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इतना GOC में काफ़ी है। अब हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कौन सा स्टार्ट होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।